हेलो एस्पिरेंट्स। आप सब सुन पा रहे होंगे मुझे, है ना? तो बात करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया था कि प्रॉपर बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ाऊं, लेकिन वैसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? वैसे मैं ना थोड़ा सेटअप ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसे बहुत कंफर्टेबल है तो यहाँ पढ़ाना ना ज़्यादा इजी है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों को मैंने आर्कियन संरचना के बारे में पढ़ा दिया था। मैंने आप लोगों को धारवाड़ संरचना के बारे में पढ़ा दिया था, कुडप्पा संरचना के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम अपनी पृथ्वी पर पाए जाने वाले चौथी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो चौथी संरचना है इसे हम जानते हैं विंध्यन संरचना के नाम पे, ठीक है? विंध्यन विंध्यन संरचना। तो हमें समझना है विंध्यन संरचना को। देखते हैं विंध्यन संरचना को, ठीक है? तो भाई, विंध्यन संरचना, इसका निर्माण कैसे हुआ है? देखिए, विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल के एकदम लास्ट में, जब कुडप्पा संरचना का निर्माण हुआ उसके बाद, ठीक? ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन काल के अंत में, काल के अंत में कुडप्पा संरचना के बाद, अंत में कुडप्पा संरचना के बाद में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? और इसका जो निर्माण हुआ है ये जल में निक्षेपित संरचना के रूप में हुआ है। विंध्यन संरचना का निर्माण किस रूप में हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है निक्षेपित जल में निक्षेपित निक्षेपित संरचना के रूप में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? जल में निक्षेपित का मतलब हो गया कि जल में इकट्ठा की गई चीजों के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है अनाच्छादन की प्रक्रिया से। तो इसमें पहले अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन के बाद इसमें हुआ औषाधीकरण, औषाधीकरण, और औषाधीकरण के बाद परतदार सेलों के रूप में विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ। परतदार शैलों के रूप में, सेलों के रूप में विंध्यन संरचना का निर्माण हुआ है, ठीक है? अब इसका वितरण देखते हैं हम लोग कि भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी महत्ता क्या है। देखिए, तो ये क्योंकि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में ये पाए नहीं जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपने दक्षिणी भारत के हिस्से में, तो हम वहीं से सीधा देखते हैं। तो ये अपना दक्षिणी भारत है ना, समझ पा रहे होंगे आप लोग, दक्षिणी भारत की संरचना। अब इस दक्षिणी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारी कुडप्पा संरचना, देखते हैं। देखिए, ये वाली जो जगह है जो एमपी यूपी टच करती है, ठीक है, ये जगह, और प्रॉपर थोड़ा इंडिकेट करें। ये जो जगह है जो यूपी एमपी को टच कर लेती है, और थोड़ा सा यहाँ पे ये राजस्थान को भी टच कर लेती है, इस जगह पे, और यहाँ पे ये जो उड़ीसा झारखंड को थोड़ा कॉमनली मिला करके वाली ये जो जगह है, इन्हीं जगहों पे पाई जाती है आपकी विंध्यन संरचना, ठीक है? थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो संरचना है ये कौन सी संरचना है बच्चों? ये है विंध्यन संरचना, ठीक है? देखते हैं इसमें। अब इसमें प्रॉपर जगह थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे यूपी लग जाता है थोड़ा सा, यानी उत्तर प्रदेश में भी विंध्यन संरचना पाई जाती है। एमपी का एक बड़ा हिस्सा विंध्यन संरचना में है, ठीक है? और यहाँ से थोड़ा सा जो राजस्थान है, राजस्थान में भी बड़ी संरचना। प्रॉपर लिख दूं कि आप ऐसे समझ पाएंगे? लिख देता हूँ, वेट, ठीक है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी विंध्यन संरचना पाई जाएगी। ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी विंध्यन संरचना पाई जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो राजस्थान की जगह है, राजस्थान, है ना, यहाँ पे भी
विंध्यन संरचना पाई जाएगी। और एमपी में सबसे ज्यादा विस्तार देखने को पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि एमपी में जो विंध्यन संरचना है, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है। और यहीं पे ये जो छोटा सा झारखंड का जगह है, झारखंड, झारखंड में भी विंध्यन संरचना अवेलेबल है। फिर बिहार में भी बिहार का एक जगह है सासाराम, सासाराम में भी ये संरचना पाई जाएगी। बिहार में, बिहार, और बिहार की एक जगह है सासाराम, सासाराम, सासाराम हालांकि बहुत संभावनाओं का क्षेत्र है जियोग्राफिकल कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने को पाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को पाएंगे। और दक्षिण में सबसे ज्यादा, दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दक्षिण में सबसे ज्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा विस्तार, विस्तार आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये है वितरण, इन जगहों पे पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि जो विंध्यन संरचना है, विंध्यन संरचना की महत्ता कैसे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है। तो क्योंकि विंध्यन संरचना में अ, आधात्विक खनिज की प्रधानता ज्यादा है। कौन कौन से आधात्विक खनिज है इसमें, आइए देखते हैं। आधात्विक खनिज, तो आधात्विक खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो हो जाता है यहाँ पे चूना पत्थर, चूना पत्थर, और उसके साथ साथ डोलोमाइट, डोलोमाइट। और पीछे आप लोगों ने देखा था कि डोलोमाइट और चूना पत्थर का यूज कहाँ पे किया जाता है ना, सीमेंट उद्योग में। तो सीमेंट इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो विंध्यन संरचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वजह से। फिर इसमें पाई जाती है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, और इसमें पाया जाएगा संगमरमर, ठीक है। और इसमें पाया जाएगा बालू का पत्थर, बालू का, बालू का पत्थर, ठीक। और इसमें पाया जाएगा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का व्यवसायिक महत्व है, कप वगैरह बनते हैं इससे, ठीक। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हीरा पन्ना, इनके भंडार भी मिलते हैं यहाँ पे इस संरचना में, ठीक है। तो हीरा पन्ना के भंडार भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखें तो विंध्यन संरचना डोलोमाइट और चूना पत्थर की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। क्योंकि इनसे जो सीमेंट का कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर और डोलोमाइट होता है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सोचिए कि अब इसमें से सबसे ज्यादा विस्तार आप देखने को पा रहे हैं कि विंध्यन संरचना सबसे ज्यादा एमपी में है, ठीक है। इसीलिए एमपी में सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है ये ज्यादा आप देखने को पाएंगे, ठीक है। तो ये है अपना विंध्यन संरचना, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपना अगला संरचना, गोंडवाना संरचना। अरे डिलीट का ऑप्शन आओ ना भाई। अपना देखते हैं अब हम अगली संरचना, जिसे कहते हैं गोंडवाना संरचना। तो हमारी अगली संरचना है छठवीं संरचना, सॉरी पांचवी, पांचवी संरचना है गोंडवाना संरचना। गोंडवाना संरचना, देखिए। तो जो गोंडवाना संरचना है, इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति हो रही है कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक काल तक। हालांकि ये सब एकदम स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कब से कब तक हो रही है, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस
फेरस से लेकर जुरैसिक जुरैसिक काल तक इसकी उत्पत्ति है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कब से कब तक है, तो ध्यान रखेंगे गोंडवाना की संरचना की उत्पत्ति कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरासिक काल तक है। इसके बीच में गोंडवाना संरचना का निर्माण हुआ है। एमपी में एक जगह है गोंड, ठीक है, एमपी के गोंड से ही इसका नाम गोंडवाना पड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एमपी में गोंड के शब्द से, है ना, इसी से नाम इसका जो पड़ा है ये गोंडवाना पड़ा है, गोंड शब्द से ये लिया गया है। इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? गोंडवाना संरचना महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है, अभी आप समझ पाएंगे। देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई है वनस्पतियों के वनस्पतियों के सतह के नीचे दबने से, सतह के नीचे दबने से। ठीक है, यानी जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों का जब भी किसी भी रीजन से, अभी मैं रीजन भी बताऊंगा आपको, कि जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां जब सतह के नीचे दब गई तब जाकर के गोंडवाना संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है, और केवल दबने से ही नहीं, दबी फिर उनमें जब रूपांतरण हुआ तो रूपांतरण हुआ तो उसके बाद से गोंडवाना संरचना का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, कैसे क्या हुआ, देखिए क्या हुआ कि पहले ना जब कार्बोनीफेरस का काल था, कार्बोनीफेरस, जब कार्बोनीफेरस का काल था तो इस टाइम में हिमयुग था, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है, अब इस हिमयुग में धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी के टेम्परेचर में गिरावट आई। तो जो पृथ्वी का तापमान है, इस तापमान में आई गिरावट, इस तापमान में कमी आई, और इसकी वजह से एक, मतलब उसी टाइम की बात है जब हिमयुग था, तो उसी की वजह से एक बड़ा क्षेत्र पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र हिम से ढक उठा पूरा, यानी हिमाच्छादित हो गया। ठीक है, और जब उसी समय के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, ठीक, हिमाच्छादित हो गया, इसके बाद जब तापमान थोड़ा सा बढ़ा, तो उसके बाद उष्ण और आर्द्र दशाएं बनी, उष्ण और आर्द्र दशाएं बनी। ठीक है, और इन दशाओं में एक सघन वनस्पति का निर्माण हुआ। उष्ण और आर्द्र दशा में एक सघन वनस्पति का निर्माण हुआ, एक सघन वनस्पति का निर्माण हुआ। और अब यही वनस्पति जब सतहों के नीचे दबी, यही जो वनस्पति है, यही वनस्पति जब सतह के नीचे दबी, ठीक है, और दबने के बाद उनमें रूपांतरण हुआ, तब जाकर के गोंडवाना संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब गोंडवाना संरचना ध्यान रखेंगे कि भाई ये बहुत कोयला प्रधान संरचना है। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कोयला प्रधान संरचना, गोंडवाना को। कोयला इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाएगा, कोयला प्रधान संरचना। ठीक है, क्योंकि इसमें कोयला ज्यादा क्वांटिटी में है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि वितरण कहाँ कहाँ पे है, किन किन जगहों पे ये संरचना पाई जाएगी भारत में। तो उत्तरी भारत में तो पाई नहीं जाती, इसीलिए इसमें भी हम लोग दक्षिणी भारत को देखते हैं सीधा, कि दक्षिणी भारत में कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे पाई जाएगी। देखिए, ये अपना दक्षिणी भारत। अब इस दक्षिणी, पहचान पा रहे होंगे आप सब, है ना, इतना कमजोर नहीं होना भाई, इतना तो पहचान ही पाएंगे। ठीक, तो ये अपना दक्षिणी भारत, ये थोड़ा सा दक्षिणी भारत पे ऐसा ठीक कर दूं। ठीक, दक्षिणी भारत। अब इस दक्षिणी भारत में ये जो आप जगह देख रहे हो, ये जगह जो बिहार, छत्तीसगढ़
झारखंड की जगह है, और फिर ये वाली जगह जो थोड़ा-सा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाली जगह है यहाँ पे। इन जगहों पे ये संरचना पाई जाएगी, ठीक है? इन जगहों पे ये संरचना पाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हो, ठीक? ये वो संरचना है जहाँ पे गोंडवाना संरचना पाई जाएगी। अब इन गोंडवाना संरचनाओं के अपने कुछ महत्व हैं। क्या महत्व है, कैसे हैं? देखते हैं। हुँ, देखो, तो यहाँ पे जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यहाँ पाई जाती है गोंडवाना संरचना। और कौन सी घाटी के? तो यहाँ है दामोदर घाटी क्षेत्र। इसी दामोदर घाटी क्षेत्र में, इसी दामोदर घाटी क्षेत्र में, घाटी क्षेत्र में ये संरचना पाई जाती है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा एक्चुअली नीचे होता है, ये वाली जो जगह है यही कृष्णा गोदावरी है, थोड़ा सा ऊपर बन गया, मैनेज कर लेंगे, ठीक है? ये वाली जो जगह है, इसे गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र बोलते हैं। गोदावरी, गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र। ये जो गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी पाई जाती है गोंडवाना संरचना। और ये जो आप देख रहे हो, ये है उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाली जो क्षेत्र है, ठीक है? उड़ीसा, उड़ीसा छत्तीसगढ़, ठीक है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महानदी और जो ब्राह्मणी नदी है, महानदी, महानदी और जो ब्राह्मणी नदी घाटी का क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी गोंडवाना संरचना, ठीक है? तो गोंडवाना संरचना बेसिकली इन जगहों पे पाई जाएगी। अब समझते हैं यहाँ पे कि गोंडवाना क्षेत्र का व्यावसायिक महत्व कैसे है, या खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका, इसकी इंपॉर्टेंस ही कैसे है। देखिए, तो गोंडवाना संरचना में पाई जाती है कोयला, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि कोयले के बारे में आपको मालूम होगा कि कोयले पर अभी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है? कितनी ज्यादा है? लगभग 95% पूरे भारत का कोयला जो है वो गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, ठीक है? पूरे भारत का, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में 95% जो संरचना है, ये संरचना कौन से, सॉरी, कोयला जो है ये कहाँ से मिल रहा है? ये गोंडवाना संरचना से मिल रहा है, ठीक है? यानी 95% कोयले का जो भंडार है, भंडार कह ले इसको, कोयले का जो भंडार है भारत में, ये कौन सी संरचना में? गोंडवाना संरचना में, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज कि 92% हम उसका उत्पादन कर पाते हैं, 92% हम इसका उत्पादन करते हैं कोयले का, ठीक है? और जो मतलब 92% इसी गोंडवाना से ही उत्पादन करते हैं। ओवरऑल जो पाई जाती है, एक डाटा थोड़ा समझेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया। जो ओवरऑल भारत में कोयले का भंडार है, ये है 95%, जिसमें से हम 92% का उत्पादन गोंडवाना संरचना से करते हैं। और जो शेष कोयला मिलता है, जो शेष कोयला है, ये शेष कोयला हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये शेष कोयला हम प्राप्त करते हैं टर्शियरी संरचना से। आगे पढ़ेंगे टर्शियरी संरचना क्या होती है, ठीक है? टर्शियरी संरचना से हम इसका उत्पादन करते हैं। और इसके बाद लिग्नाइट प्रकार का एक कोयला होता है, ये सब होते हैं, ठीक है? गोंडवाना संरचना की जो पहचान है ना, ये पहचान थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कोयला पाई जाती है, ये पाई जाती है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, जो बहुत बेस्ट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला, ठीक है? ये बिटुमिनस कोयला जो है ये बहुत बेस्ट कोयला होता है, गोंडवाना संरचना की ये पहचान बनती है। अब क्योंकि कोयले से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो इसीलिए ये, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो गोंडवाना संरचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखेंगे कि विद्युत से हम लोग लगभग 2 लाख मेगावाट से ज्यादा का उत्पादन हम लोग कोयले से करते हैं, ठीक है?
अगर आप देखें तो 2 लाख मेगावाट से भी ज्यादा का विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम कहाँ से कर रहे हैं? कोयले से कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ चूना पत्थर इसमें पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर। अब ये जो चूना पत्थर है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कोयले में एक फैक्टर और कि ये जो है लोहा इस्पात, ये गोंडवाना संरचना चूना पत्थर के साथ साथ लोहा इस्पात संरचना में भी इसका काफी योगदान है। लोहा इस्पात खनिज में भी ये काफी सक्रिय है, काफी बेस्ट है। ठीक है। और ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में चूना पत्थर, कोयला, ये सब ध्यान रखेंगे कि ये सब बहुत कच्चे माल के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री। तो गोंडवाना संरचना के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो कोयला बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ज्यादा क्वांटिटी में भी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंसी बहुत बढ़ जाती है। फिर चूना पत्थर भी है, कोयला ऑल्सो अवेलेबल है, तो इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ काफी ज्यादा हो जाती है और कोयले में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो इस वजह से गोंडवाना संरचना के लिए ये दो एलिमेंट्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये गोंडवाना संरचना के कुछ क्षेत्र ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जैसे जो झारखंड का झरिया जगह है, झारखंड, थोड़ा सा इरेज कर दो उसको, ये इरेज कर देता हूँ। इतना नोट कर लीजिएगा आप वीडियो पास करके। ठीक है। तो झारखंड में एक जगह है झरिया, झारखंड की एक जगह है झरिया। और आप लोग रानीगंज, मिशन रानीगंज नाम से एक मूवी देखे होंगे, है ना, जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र ध्यान रखेंगे, रानीगंज, उसमें कोयले के खान से रिलेटेड वो जगह है। और रानीगंज, इसमें भी रानीगंज में भी एक जगह है, रानीगंज, इसकी एक जगह है कोकिंग, कोकिंग, इसको ध्यान रखेंगे, कोकिंग। तो ये जो मैं जगह बता रहा हूँ ये कोयले की खान है, ये कोयले के बड़े भंडार है यहाँ पे। ठीक है, तो कोयला, ये कोयले के बड़े भंडार यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये जगह ध्यान रखेंगे, झारखंड, और झारखंड का झरिया जगह, पश्चिम बंगाल का रानीगंज जगह। ठीक है, यहाँ कोयला भंडार बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये है अपना गोंडवाना संरचना। अगला देखें, तो गोंडवाना संरचना में दो चीजें ध्यान रखेंगे। अगर इसकी इंपॉर्टेंसी ध्यान रखनी है तो पहला ध्यान रखो कोयला के लिए। और कोयले की क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है विद्युत ऊर्जा पे। हालांकि अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की कोयले पे से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है और हम शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे, पर अभी तो है। ठीक है, और चूना पत्थर ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर और कोयला दोनों मिलकर के ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के तौर पे यूज होते हैं। तो इसीलिए गोंडवाना संरचना एक महत्वपूर्ण संरचना बनती है। अब देखते हैं हम अगली संरचना को। हम्म, अगली संरचना, तो अगली संरचना है दक्कन ट्रैप संरचना, 6वें नंबर की संरचना है दक्कन ट्रैप, ट्रैप संरचना। तो दक्कन ट्रैप संरचना क्या होती है, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, तो जो प्रायद्वीपीय पठारी भारत है वहां पे ये संरचना पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय पठारी भारत में, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, द्वीपीय पठारी भारत। ठीक है, पठारी भारत। तो पठारी भारत में ये संरचना पाई जाएगी और लगभग 5 लाख, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये संरचना है।
ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी भारत। प्रायद्वीपीय पठारी भारत को मैंने एक्सप्लेन किया था एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने संरचना बनाई थी, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ कब? तो इसका निर्माण हुआ था क्रिटिशियस काल में, क्रिटिशियस काल में, क्रिटिशियस काल में, और एकदम लास्ट में हुआ था, तो इसमें लिखेंगे क्रिटिशियस काल के अंत में। इसकी संरचना कब शुरू हुई थी दक्कन ट्रैप की? तो क्रिटिशियस काल के अंत में। संरचना शुरू कैसे हुई थी, एक प्रोसेस समझते हैं। देखिए, आप इतना तो जानते होंगे कि सबसे पहले पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, है ना? जो पैंथालासा और पैंजिया का कंसेप्ट है, इतना तो आपको मालूम होगा। तो वो सब आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो भारतीय भूभाग है, जो करंट टाइम में भारतीय भूभाग है, जो करंट टाइम में भारतीय भूभाग है, जो कि पहले तो वहां था नहीं जहां पे अभी है, कहीं और था, है ना? जब हम पैंजिया और पैंथालासा के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा। तो एक महाद्वीप है गोंडवाना महाद्वीप, ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप। गोंडवाना महाद्वीप से ये हुआ सेपरेट, ठीक है, भारतीय भूभाग गोंडवाना महाद्वीप से अलग हुआ, से अलग हुआ, और ये अलग होकर के एशिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। किसकी तरफ बढ़ने लगा? एशिया की तरफ, तरफ तेजी से ये बढ़ने लगा, तेजी तेजी से बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में इसको हिंद महासागर मिल गया। ये जो गोंडवाना महाद्वीप से सेपरेट होकर के भारतीय भूभाग है, ये जब अलग होकर के जाने लगा तो इसको हिंद महासागर मिला, हिंद महासागर मिल गया। अब हिंद महासागर में एक जगह है रीयूनियन हॉटस्पॉट, री यूनियन, यूनियन हॉट स्पॉट, ठीक है, एक जगह थी ये। अब ये जगह क्या होती है बेसिकली कि पृथ्वी के नीचे का वो जगह होता है जहां पे मैग्मा बहुत अधिक गर्म होता है, उसे कहते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे समझो कि पृथ्वी के नीचे की वह जगह जहां पे मैग्मा बहुत गर्म और सबसे सक्रिय होता है, उसे कहेंगे रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो वही जगह है रीयूनियन हॉटस्पॉट। अब भारतीय भूभाग जो है ये इसी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, ये ऊपर से, ऊपर से गुजरी, ठीक है। और गुजरने के बाद, अच्छा, जब ये गुजरी और इसके साथ साथ जो मेंटल प्लूम था यहाँ का, मेंटल प्लूम, मेटल प्लूम क्या होता है? तो मैग्मा, जो मेटल से उत्पन्न मैग्मा होती है उसका समूह होता है, ठीक है। पृथ्वी की जब हम संरचना पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेंटल क्या होता है और लावा क्या होता है और मैग्मा में क्या अंतर है। अभी बस ऐसे समझ लेंगे कि हाँ ये कुछ है। तो मेटल से निकला हुआ जो मैग्मा होता है उसी के समूह को यहाँ पे हम बोलते हैं मेटल प्लूम। तो रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी और ये जो मेंटल प्लूम था, इस मेंटल प्लूम की सतह पर आई, इसकी सतह पर आ गई, ठीक है। और जब इसकी सतह पे आ गई तो यहां पे निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का। इसको ट्रैप बोलने के पीछे का रीजन ये था कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था ना कि भारतीय भूभाग गोंडवाना महाद्वीप से सेपरेट होकर के एशिया की तरफ तेजी से जाने लगा, हिंद महासागर में जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है उसके ऊपर से गुजरा और वहीं पे जो मेंटल प्लूम की सतह थी उस पर आ गई ये संरचना। तो ये सीढ़ीदार संरचना का निर्माण करी, ठीक है। ये कौन सी संरचना का निर्माण करी? सीढ़ीदार संरचना का, ठीक है, उसमें सीढ़ी आती, इसी वजह से इसको हम लोग डक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ है और इसी से दक्कन लावा पठार की उत्पत्ति भी हुई है। यही जो प्रोसेस है, यहीं से दक्कन लावा पठार, लावा पठार, इसकी उत्पत्ति भी इसी संरचना से हुई है, ठीक है। तो ये था दक्कन ट्रैप। अब देखते हैं भारत में इसका वितरण कहाँ पे और इसके महत्व क्या क्या है। देखिए, ये भी संरचना उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है, तो हम सीधा दक्षिण भारत में ही देखेंगे, ठीक है। ये
तो ये वाली जो जगह है ये महाराष्ट्र वगैरह को मिला करके, ठीक है? ये जगह और यहाँ पे ये थोड़ी-सी जो जगह, इन्हीं जगहों पे पाया जाता है दक्कन ट्रैप संरचना और किन-किन जगहों पे देखते हैं। तो यहाँ पे है मालवा का पठार एमपी में, ठीक है? ऊपर थोड़ा-सा और बढ़ कर के गया एमपी में चला जाएगा। तो मालवा का जो पठार है एमपी में, मालवा का पठार, कौन सी संरचना है वो? दक्कन ट्रैप संरचना है। कहाँ पे पाया जाएगा ये? एमपी में पाया जाएगा मालवा का पठार। और यहाँ पे महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ये संरचना भी, महाराष्ट्र का पठार संरचना भी दक्कन ट्रैप संरचना है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है, ठीक है? और यहाँ पे तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना का जो पठार है, ये भी दक्कन ट्रैप संरचना है, ठीक है? और यहाँ एक काठियावाड़ का पठार है जो कि गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ का पठार, का पठार, ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा गुजरात में, गुजरात, ठीक है? तो यहाँ पाया जाता है दक्कन ट्रैप संरचना, ठीक? और कर्नाटक तमिलनाडु में भी इसकी संरचनाएं अवेलेबल है, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक और तमिल तमिलनाडु, ठीक है? यहाँ ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हम समझते हैं कि ये संरचना इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैसे होती है। देखिए, इस संरचना में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाया जाता है वो पाया जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है? और बॉक्साइट जो है ना, ये इस्पात इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम का एक बहुत बेसिक आधार होता है। तो हम कहेंगे कि बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का आधार है। और इस मामले में हम लोग एक बड़े निर्यातमुखी हो सकते हैं। अगर बॉक्साइट हमारे लिए ज्यादा अवेलेबल है तो बॉक्साइट का निर्वात हम कर सकते हैं, है ना? निर्यात कर सकते हैं, सॉरी निर्वात नहीं, ठीक। और इसमें तो बॉक्साइट का भंडार यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इसको काली मृदा, ठीक है। क्योंकि काली मृदा जो होती है ना, ये खाद्यान्न फसलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खाद्यान्न, खाद्यान्न फसलों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है, जब खाद्यान्न फसलों के लिए हमारे पास अच्छी मृदा होगी, हमारे पास अच्छी कृषि होगी, और उसमें से भी सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों के साथ साथ कपास के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब की वजह से आप जब खाद्यान्न फसलों का ज्यादा उत्पादन करेंगे, कपास का ज्यादा उत्पादन होगा हमारे यहाँ पे, तो हम उसका निर्यात ज्यादा करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, ठीक है। तो इसीलिए दक्कन ट्रैप संरचना इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें याद रखेंगे, दो चीजें याद रखेंगे इसमें खनिजों के संसाधनों के रूप में। एक तो बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का आधार होता है, और अगर ये हमारे पास ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में है तो हम निर्यातक हो सकते हैं, इसके भारी निर्यातक हो सकते हैं। काली मृदा से कपास की खेती अच्छी होगी, खाद्यान्न फसलों के लिए बड़े महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो यहाँ पे काली मृदा दक्कन ट्रैप की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। तो अच्छा, महाराष्ट्र में ना काली मृदा को एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रेगुर। कहाँ गया महाराष्ट्र, या इसे काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं या रेगड़ बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कपास, अच्छा कपास इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र, इससे निर्माण होता है सूती वस्त्रों का, और हम थर्ड रैंक पे हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसीलिए काली मृदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, एक दो संरचनाएं और है, उसके बाद से हम अगला देखते हैं। थोड़ा सा अर्जेंट काम है, नहीं तो क्लास लंबा चलता।